Hello IIT JEE aspirants, how are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinity Vision. This is a course on coordinate geometry. This is lecture number 8. जैसा कि आपको पता है अब तक हमने 7 लेक्चर्स में बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया है और अब हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन भी मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और होंगे जिससे आपका पूरा स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन को खत्म करने के बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पॉज लेंगे, ब्रेक लेंगे और एक शॉर्ट कोर्स करेंगे अलजेब्रा का, दैट इज सीक्वेंस सीरीज, जो कि बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है और बहुत ही आसान पोर्शन है। अगर आप उसको कमांड ले लोगे तो आप IIT JEE मेंस और एडवांस में अगर सीक्वेंस सीरीज के सवाल आएंगे तो डेफिनेटली आप उसमें 100% स्कोर कर पाओगे। सीक्वेंस सीरीज जैसा कि शॉर्ट कोर्स है, उसको खत्म करते ही हम वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएंगे और सर्कल करेंगे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बड़ा है। और उस कोर्स को मास्टर करने के लिए आपका जो प्रीरिक्विजिट होगा वो होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और स्ट्रेट लाइन की। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन की काफी अच्छी है, स्पेशली लोकस की और सारे रिजल्ट्स की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट पे भी आपका काफी अच्छा पकड़ है, तो आपको सर्कल में दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट सर्कल वुड बिकम एन इजी वन फॉर यू। और अगर आपके लिए सर्कल आसान हो गया तो फिर आपको एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर एंजॉय कर लिए हैं तो आप आगे के जितने भी मैथमेटिक्स के कोर्सेज होंगे वो सब एंजॉय कर सकेंगे। और अगर आप एंजॉय कर पा रहे होंगे तो आप उसके अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से कर समझ पाओगे और उस पर आप ज़्यादा अच्छा वर्क दे पाओगे, क्वालिटी वर्क दे पाओगे, ताकि आपके स्कोर्स इन सारे पोर्शन में अच्छे आने लगे, ताकि आपकी IIT JEE की स्कोर्स मैथमेटिक्स पोर्शन की काफ़ी इंप्रूव हो जाए। क्योंकि अगर आपकी मैथमेटिक्स पोर्शन इंप्रूव हो गई तो डेफिनेटली आपको IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता है, और IIT नहीं तो किसी भी अच्छे टॉप के कॉलेजेस में टॉप के कोर्सेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 करेंगे। आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हैं इसलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे। लेकिन लेक्चर 8 शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, और वो ये है कि मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करें। शेड्यूल, देखिए मैं जो शेड्यूल बोल रहा हूँ तो शेड्यूल आपके 3 तरीके के शेड्यूल हैं अभी आपकी लाइफ में जो चल रहे हैं। एक शेड्यूल है आपके स्कूल का, दूसरा आपके इन्फिनिटी का शेड्यूल, और तीसरा आपका पर्सनल स्टडी का शेड्यूल। आपके पर्सनल स्टडी का शेड्यूल बिगड़ ना जाए इसलिए आपको अपने स्कूल और इन्फिनिटी के शेड्यूल को मेंटेन करना है। जैसे कि अगर आपके शेड्यूल में लाइव सेशंस लिखा है, जिस वक्त लिखा है उसी वक्त लाइव सेशंस अटेंड करना चाहिए। अगर आपके YouTube पे लाइव सेशंस है या आपके स्टूडेंट पोर्टल पे लाइव सेशंस है तो आपको उसी वक्त लॉग इन होके उसी वक्त आपको अपने लेक्चर खत्म करने हैं, क्योंकि वो लेक्चर्स आपकी स्टडी सेल्फ स्टडी में नहीं काउंट होते हैं, वो आपके गाइडेंस के पोर्शन में काउंट होते हैं। अगर आप गलती से भी लाइव सेशंस या अपने YouTube पे हो या पोर्टल पे हो लाइव सेशंस हो या रिकॉर्ड या प्रीमियर सेशंस हो या आपके गूगल मीट इंटरेक्शंस हो, अगर आप उसको छोड़ते हो कि बाद में कर लूंगा, तो उससे क्या होगा कि उससे आपका बैकलॉग पाइल अप हो जाएगा। और एक बार जब बैकलॉग पाइल अप होता है तो फिर उसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। हम ह्यूमन बीइंग में कंसिस्टेंसी की बड़ी कमी होती है और प्रोक्रेस्टिनेट हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर आपको IIT जाना है, NIT जाना है, IIIT जाना है, आपको एक्सेल करना है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना होगा और कंसिस्टेंसी को लाइफ में लाना होगा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपको बकायदा संडे को जो शेड्यूल जाता है उस शेड्यूल को बकायदा फॉलो करें। अगर किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से आप गूगल मीट पे या सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लाइव सेशन पोर्टल पे, हमारे इन्फिनिटी के पर्सनल पोर्टल पे या YouTube के लाइव सेशंस को या प्रीमियर सेशंस को नहीं आप अटेंड कर पा रहे हो, तो आप इंस्टेंटली अपने पर्सनल मेंटोर को या सब्जेक्ट मेंटोर को या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स को इत्तला करें कि सर मैम मैं अभी लाइव सेशंस नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज रात की रात इसे ख़त्म ज़रूर कर दूंगी। क्योंकि गलती से भी आपने अगर पाइल अप करना शुरू किया तो वो आपको शुरू में लगेगा छोटा सा पाइल अप है, लेकिन वो बड़ा पहाड़ बन जाता है। और जब वो बड़ा पहाड़ बन जाता है तो फिर उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपको क्या होता है, धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट कम होने लगती है, क्योंकि आपके सामने हमेशा एक पहाड़ दिखता है। जब आपकी पहाड़ दिखती है तो डीमोटिवेटिंग फोर्स काफी ज्यादा आ जाती है। फिर आप धीरे धीरे बोलते हो कि यार IIT मेरे बस का नहीं, NIT मेरे बस का नहीं, तो चलो सीधी सीधी पढ़ाई पढ़ लेते हैं। और
तो मैं बताऊं, ये जो आप अपने आप से जो हार मानते हैं वो सबसे बड़ा फेलियर होता है। आपको कभी अपने आप से हार नहीं मानना चाहिए, इसलिए आपको हर चीज टाइम से खत्म करना है, ताकि आपकी जो पर्सनल टाइम है, जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, जहां पे मैं आपको कहता हूं, जहां पे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जहां पे रिपीट करनी है चीजें, ताकि आपके मेमोरी में परमानेंट स्पेस ले ले, वो सब इफेक्ट ना हो, इसलिए आपको शेड्यूल जरूर फॉलो कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑफलाइन क्लासेस के शेड्यूल है कि अगर 4 बजे आपको इन्फिनिटी आके क्लास लेनी है, उसी तरीके से 4 बजे लाइव सेशंस अटेंड करनी है। अब हम आपके अटेंडेंस पूरे ट्रैक कर रहे हैं। अगर आपके अटेंडेंस कम होंगी लाइव सेशंस में, और अगर आपने पर्सनली इन्फॉर्म नहीं किया है टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह, क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टी एक बहुत ही राइट रीजन है। बहुत सारे बच्चों को कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती, या कभी कभी गैजेट्स की कमी होती है, या घर में कुछ हो रहा होता है जिसकी वजह से वो लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम आपको उसको इंस्टेंटली आपको रिपोर्ट करना है कि आप ये लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और इस लाइव सेशंस को आप जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। तो बच्चों प्लीज अपने शेड्यूल को फॉलो करो, चाहे वो स्कूल का शेड्यूल हो या इन्फिनिटी का शेड्यूल हो, ताकि आपका पर्सनल शेड्यूल, जो सेल्फ स्टडी का शेड्यूल है, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप आईआईटी नहीं जा रहे हो, आप एनआईटी नहीं जा रहे हो। तो अपनी जो पर्सनल शेड्यूल है, जहां पे आपको सेल्फ स्टडी करना है, उसको इफेक्ट नहीं होने देना है। और उसको नहीं इफेक्ट होने देने का सबसे अच्छा वजह है कि जो शेड्यूल हमें भेजा गया है इन्फिनिटी के द्वारा, उसको उसी के वक्त इंस्टेंटली किल ऑफ कर दें, ताकि हमारे पास कोई पाइल अप चीजें ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप आई एम श्योर, अब मैं क्या कहते हैं बच्चों के अटेंडेंस मॉनिटर करने वाला हूं पर्सनल लेवल पे, एक एक अटेंडेंस को, और जो बच्चे डिफॉल्टर्स रहेंगे रेगुलर, आई विल बी टॉकिंग पर्सनली टू यू एंड योर पेरेंट्स। सो प्लीज आप इतना इंश्योर करें कि आप लाइव सेशंस में जाएं। और लाइव सेशंस में आप रियल टाइम में लेने का फायदा क्या है कि आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, आप आंसर्स दे सकते हैं। तो उतनी अच्छी लर्निंग जो आपकी ऑफलाइन की जो लर्निंग है, बिल्कुल वैसी ही होती है लाइव सेशंस में। तो आप लाइव सेशंस में ऑफलाइन वाली एक्सपीरियंस जरूर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार देखने के लिए रखे कि अच्छा ठीक है ना 4 बजे वो नहीं, मैं 8 बजे देख लूंगा, इससे क्या होगा कि वो मजा चला जाएगा, और इससे आपका लर्निंग इन्वायरमेंट भी खराब होगा और आपकी पर्सनल स्टडी टाइम खराब होगी। तो इसको आप जरूर देखें, इसको हल्के में ना लें। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जैसा बता दूं कि हम लोग का क्या आइडिया होता है। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स के बिग आइडियाज को बात करते हैं। तो अगर आपको याद है तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी कार्टेशियन प्लेन से, फिर हमने पॉइंट की बात की थी, एब्सिस ऑर्डिनेट की बात की थी, उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी, उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला की बात की थी, फिर हमने सेंट्रोइड की बात की थी, सेंट्रोइड के बाद हमने इन सेंटर की बात की थी, इन सेंटर के बाद हमने यूलर लाइन की बात की थी, उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की थी, उसके बाद हमने स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स की बात की थी, उसके बाद हम लोकस पे गए थे, अलजेब्रिक लोकस, ज्योमेट्रिक लोकस, पैरामेट्रिक लोकस, इन तीनों में एक दूसरे से कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं उसकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन शुरू किया था। स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले हमने कोलिनियरिटी की बात की थी, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर या नॉन कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमने 3 अप्रोचेस की बात की थी, डिस्टेंस फार्मूला अप्रोच, एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्रोच, और तीसरा था स्लोप अप्रोच। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने 7 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन डेवलप किया था। First was y is equal to mx plus c, that was slope and intercept form. Second form was y minus y1 is equal to m into x minus x1, that was point and slope form. Third was 2-point form, that is y minus y1 upon x minus x1 is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2. उसके बाद हम fourth form पे गए थे, that is general form, ax plus by plus c is equal to 0, इसमें slope होता है minus a by b. उसके बाद हम fifth form पे पहुंचे थे, that was intercept form, that is x by a plus y by b is equal to 1, where a and b are x intercepts and y intercept. What happens when a becomes 0, what happens when b becomes 0, और what happens when both are 0, इसकी भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने नॉर्मल फॉर्म की बात की थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जिसमें p होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, और अल्फा होता है एंगल मेड बाय नॉर्मल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अल्फा का जो रेंज होता है वो 0 से 360 डिग्री होता है। इसी बात में हमने एंगल ऑफ स्लोप के रेंज की भी बात की थी, जो 0 से 180 डिग्री होता है। इन फॉर्म्स को इसके बाद हमने लास्ट फॉर्म की बात की थी, दैट वाज पैरामेट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा।
जिसमें r आपका पैरामीटर है, जिसमें आप पॉइंट, अगर कोई भी रेफरेंस पॉइंट x1 y1 के ऊपर आप जाते हैं तो r को पॉजिटिव लेंगे और नीचे जाते हैं तो r को नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे जो थीटा है वो आपका एंगल ऑफ द स्लोप है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद हमने दो लाइन के बीच में एंगल निकालना सीखा था। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां पे m1 और m2 दो लाइंस के स्लोप्स हैं और थीटा एक्यूट एंगल है। उसके बाद हमने दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का रिलेशनशिप देखा था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स वुड बी -1, और वाइस वर्सा भी ये ट्रू है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1 है तो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, लेकिन अगर दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो दो कंडीशंस हो सकती है, या तो लाइन पैरेलल है या तो लाइन कोइंसिडेंट है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी जहां पे स्लोप से सबकी कॉन्सेप्ट्स को हमने और एनहांस किया था। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिराइव की थी, जिसको मैंने कहा था जो IIT JEE क्वेश्चन विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड एज फॉर्मूला। तो मैं एक बार जल्दी से डिटेल रिवीजन कर दूं कि लास्ट क्लास में जो हमने किया था। तो अगर आपको याद हो कि लास्ट क्लास की जो पहली चीज थी, हमने बात की थी कि अगर आपको कोई लाइन दे रखा है एंड लेट्स से the equation of the line is ax plus by plus c is equal to 0, और आपको कोई पॉइंट दे रखा है x1, y1, और अगर आप कोई भी लाइन, ये a है और ये b है, और आपको ये r निकालना है, अगर ये आपको r निकालना है, बेसिकली द साइन डिस्टेंस AB, अगर आपको AB का लेंथ निकालना है, AB का लेंथ निकालना है जिसको आप R कह सकते हो, तो आप इसका रिजल्ट क्या आया था, माइनस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A cos अल्फा प्लस B sin अल्फा। हमने ये आपको सबसे पहला रिजल्ट दिया था। इसी रिजल्ट को हमने कहा था कि अगर मुझे A से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब R मिनिमाइज कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं AB का जो स्लोप है दैट इज tan अल्फा, तो यहाँ से मैंने अल्फा यहाँ पे डाल दिया, राइट। अगर मान लीजिए अल्फा वेरिएबल है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो R min क्या था, हमने डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दिया था, तो क्या आया था, अंडर रूट A² प्लस B²। इसी R min को डिस्टेंस विद साइन को आप मॉड D कर दो तो क्या आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। मॉड D क्या है, जिसको आप D कह सकते हो, विच इज बेसिकली मॉड R, जिसे D कह सकते हो, विच इज गोइंग टू बी मॉड R, मतलब साइन को आप कंसिडर नहीं कर सकते तो आप इसको कहते हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ax प्लस by प्लस c। तो इसका क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। हमने ये तीन रिजल्ट्स किया था। उसके बाद हम इसी रिजल्ट्स को आगे ले गए थे किस पे, पैरेलल लाइन पे। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है और लेट्स से इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और है दूसरा है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए आपके पास ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन है और आपको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो आप इसको d अगर कहते हो तो क्या होगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। हमने ये सीखा था। उसके बाद अगर आपको एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, इस ट्रांसवर्सल का आपको स्लोप दे रखा है tan अल्फा, अगर मान लीजिए दे रखा है, और तो आपको अगर ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है, ये लेंथ, तो L क्या था, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा। हमने इन सारी चीजों की बात की थी। आई एम श्योर अब आपको ये सारे रिजल्ट्स ध्यान में होंगे। अब आते हैं, क्या कहते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 50। आई एम श्योर आप क्वेश्चन नंबर 50 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हम आपका जो आज का पहला सवाल है उसको मैं आपको डिक्टेट करा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 51। आइए क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द इक्वेशंस of the sides of a quadrilateral, the equations of the side of a quadrilateral are, क्या क्या दे रखा है, y is equal to m1x plus c1 पहला इक्वेशन, दूसरा दे रखा है y is equal to m2x plus d1, तीसरा इक्वेशन दे रखा है y is equal to m1x plus c2 और चौथा इक्वेशन दे रखा है y is equal to m2x plus d2। आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि अब इसका एरिया कैसे निकालना है। अब सबसे पहले मैं इस क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करूं तो आप देख सकते हो पहला लाइन का इक्वेशन है y is equal to m1x plus c1 और उसके अपोजिट वाले साइड का इक्वेशन है y is equal to m1x plus c2। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है these two line have slope m1। इससे क्या पता चलता है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, लाइन 1 is parallel to line 3। और अगर मैं लाइन 2 देखूं, दिस इज योर लाइन 2 एंड दिस इज योर लाइन 4, दोनों का स्लोप क्या है m2। इसका मतलब क्या है, लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 4। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो बेसिकली दिस इज द पैरेललोग्राम। और अगर मैं कहूँ तो लेट्स कॉल दिस एज A, this as B, this as C, this as D. This is y is equal to m1x plus c1. This is y is equal to m1x plus c2. This is y is equal to m2x plus d1 and this is y is equal to m2x plus d2। और आपको ये एरिया निकालना है। You have to find this area, this yellow thing, है ना, ये सवाल है आपका। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे। तो मैं इसे पैरेललोग्राम बना लेता हूं, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई एम श्योर आपको पता होगा क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगर मैं इसे कहूं ए बी सी डी तो डेफिनेटली, अच्छा अब देखिए अगर मैं यहां से हाइट गिराता हूं, गिरा दिया, परपेंडिकुलर गिरा दिया और इसे मैंने कह दिया P1, इसे क्या कह दिया P1। उसके बाद मैं यहां से भी एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूं, गिरा दिया, इसे कह दिया P2। ठीक है, इस एंगल को मैंने कह दिया थीटा, एंगल बिटवीन द एडजेसेंट लाइन। तो ये क्या हो गया, थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये येलो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो बताइए इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा बताइए, कॉमन सेंस बताइए, इतना मैथ्स तो आता है आपको। ये आपका हाइट है, ये आपका बेस एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा P2 अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा P2 अपॉन साइन थीटा। सो आपका जो CD लेंथ है वो क्या आ गया P2 अपॉन साइन थीटा। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा P2 अपॉन साइन थीटा। अब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। बेस क्या है आपका AB, AB इंटू ये हाइट DE ले लो इंटू D
ए बी इंटू डी, ए बी का लेंथ क्या है P2 अपॉन साइन थीटा और डी का लेंथ क्या है P1। सो आपका आंसर है P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज what is P1, what is P2 and what is sin theta, right? अब आप थोड़ा सा लास्ट क्लास की रिजल्ट्स को याद कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या होगा। इसको कॉपी किया मैंने, नेक्स्ट पेज पे ले गया। अब देखिए, मान लीजिए मुझे P1 निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है मुझे P1। तो मैं इसको क्या कहूंगा, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। तो इसको मैं रीअरेंज करूं तो कैसे लिख सकता हूं, y माइनस m1x माइनस c1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस m1x माइनस c2 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज c1 माइनस c2 अपॉन कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन ए का कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट माइनस m1 है और इसका 1 है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, राइट? सेम कॉन्सेप्ट से अगर मैं P2 का लेंथ निकालूं, ये क्या है y माइनस m2x माइनस d1 इज इक्वल टू 0 और ये क्या है y माइनस m2x माइनस d2 इज इक्वल टू 0। तो P2 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर, राइट? अब आप देख सकते हो P1 भी निकल के आ गया, P2 भी निकल के आ गया। तो P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा, ये आपको फाइनली चाहिए। तो आपने P1 क्या निकाला, मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड साइन थीटा। अब आपको पता है एंगल बिटवीन टू लाइन, tan थीटा एक्यूट एंगल क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर मैं एक्यूट एंगल की तरह देखूं तो न्यूमरेटर आ गया है मॉड m1 माइनस m2 और डिनोमिनेटर आ गया है मॉड 1 प्लस m1 m2। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ तो आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि दिस इज मॉड m1 माइनस m2 एंड दिस इज मॉड 1 प्लस m1 m2 एंड दिस इज थीटा। सो tan थीटा ये हो गया। तो हाइपोटेन्यूज देखिए क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, राइट? देखिए क्या होगा, सॉल्व करते हैं। m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 और 1 प्लस m1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 और ये पूरे पे क्या होगा अंडर रूट। अब देखिए क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। बहुत ही कॉमन सा फैक्टराइजेशन है जो कि क्या होता है 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, फिर से मैं राइट एंगल ट्राइंगल का ये कर दूं, तो हाइपोटेन्यूज मेरा आया है अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। दिस इज थीटा, दिस इज मॉड m1 माइनस m2, दिस इज मॉड 1 प्लस m1 m2। तो साइन थीटा बताइए क्या हो जाएगा, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। अब देखिए P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा। देखिए P1 इंटू P2 क्या आया था,
दिस, तो मॉड C1 माइनस C2 इंटू मॉड D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस M2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस M1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस M2 स्क्वायर अपॉन मॉड M1 माइनस M2। तो देखिए क्या हुआ, आई एम श्योर अब आपको दिख गया होगा, कट्टम 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 कट्टम, सो यू आर जस्ट लेफ्ट विथ एरिया इज इक्वल टू मॉड C1 माइनस C2 इंटू मॉड D1 माइनस D2 अपॉन मॉड M1 माइनस M2। तो ये आंसर आपको आ गया, ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। ये रिजल्ट कब आप अप्लाई करेंगे, जब आपको क्लियरली पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। एक आपको क्लियरली पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका पैरेललोग्राम है जिसका इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, याद रखिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, m1x प्लस C2, ये ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्म में ही दिया रहना चाहिए, तभी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। लेट से अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये सवाल इस फॉर्म में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस C1, a1x प्लस b1y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंगली आपको इस सबको स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन अप्लाई द रिजल्ट हियर डायरेक्टली। बार बार इसको आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के सवाल को आई एम श्योर अब आप कर लोगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन 52। The equation of line is 2x plus 7y minus 8. तो equation of line is given as, equation of line is 2x plus 7y minus 8 is equal to 0. And p is 4 by 5. दो पॉइंट दे रखे हैं, p is 4,5 and q is 7, minus 2. Check whether they lie on the same side of the line or opposite. क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है और 2 पॉइंट्स दे रखा है। आपको बताना है ये जो दोनों पॉइंट्स हैं पी क्यू, ये लाइन के दोनों एक साइड हैं या दोनों अपोजिट साइड है। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल। अब ये सवाल को सॉल्व करने के आपको आइडियाज आ रहे होंगे कि यार ये तो सर बहुत आसान सवाल है। सबसे पहला मेथड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्लॉट कर देते हैं, सर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देते हैं और सर 2x प्लस 7y माइनस 8, तो सर एक तो हो गया आपका सर 4,0 पे x इंटरसेप्ट आ गया और सर y इंटरसेप्ट हो गया सर इसका 8,8/7। तो सर ऐसा कुछ हो गया, लाइन ऐसा है। सर आप देख लेते हैं कि अपना 4,5 कहाँ लाई करता है, तो डेफिनेटली 4,5 सर यहाँ कहीं पे लाई करेगा क्योंकि 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। और सर 7, -2, तो सर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 7 देख लेते हैं, तो 7, -2। अब ये पॉइंट देख लेते हैं सर ये -2 से ज्यादा है कि कम है, तो आप 7 इसमें डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें x डाल दोगे 7 तो हो जाएगा 14 प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो 7y इज -6/7, so y is -6/7. So definitely this is -6/7 और 7 -2 यहाँ पे होगा, तो definitely P and Q they are lying on opposite side. But this method is not a very intelligent method. Why? Because sometimes the number could be really bad. The other thing could be that ग्राफ वेरिएबल के फॉर्म में है, लाइन वेरिएबल के फॉर्म में है, डिफरेंट वेरिएबल्स में दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेथड 1 इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। आंसर आ जाएगा बट इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड।
दूसरा मेथड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोई दूसरा मेथड सोचते हैं। मेथड 2 आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक लाइन तो दे रखा है, क्या है लाइन? सर 2x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सर p मान लीजिए यहाँ पे है, q मान लीजिए यहाँ पे है। तो सर अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये r आ जाएगा। सर मुझे पी आर अपॉन आर क्यू निकाल देता हूँ, पी आर अपॉन आर क्यू निकाल देता हूँ। सर पी आर अपॉन आर क्यू अगर पॉजिटिव आता है तो आर मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देता हूं। तो सर अगर इंटरनल डिवीजन आ रहा है, क्या हो रहा है? इंटरनल डिवीजन आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर जैसे आप लाइन देखोगे, जैसे कि आपका लाइन है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे आपका P पॉइंट है, मान लीजिए दोनों सेम साइड पे है, तो डेफिनेटली अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ ये दोनों को कह दूं कि R इज डिवाइडिंग PQ, तो अगर R PQ निकालने मतलब PR अपॉन RQ अगर मैं निकाल दूं वो नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन आ रहा है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन आ रहा है तो इसका मतलब P एंड Q लाई ऑन द सेम साइड। और अगर इधर और इधर है PQ और मैं इसको कनेक्ट करके ये R निकाल दूं और R अगर इंटरनल डिवीजन कर रहा है तो इसका मतलब ये, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आप ऐसे कर सकते हो, PR अपॉन आर क्यू को K अपॉन 1 ले लो, ठीक है, और ये K की वैल्यू फीड कर दो इसके अंदर, K की वैल्यू इसके अंदर फीड कर दो। इस इक्वेशन में फीड करने के बाद K अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल डिवीजन। और K अगर पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन है तो मतलब R इज लाइंग बिटवीन P एंड Q, और एक्सटर्नल डिवीजन मतलब तो ये दूसरा मेथड हो गया, बट इट्स अ लॉन्ग मेथड, इट्स अ super long method, so this is also not a good method. So what should be the best method to solve this problem? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा साइन डिस्टेंस का फॉर्म यूज करेंगे, जो कि आपको मैंने बोला है हार्ट ऑफ द रिजल्ट है। हम क्या करेंगे, हम एक P पॉइंट ये मान लीजिए, Q पॉइंट मुझे नहीं पता, यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। P के लिए मैं साइन डिस्टेंस निकालूंगा परपेंडिकुलर वाला, और इसके लिए भी मैं निकालूंगा परपेंडिकुलर वाला, या इधर। अब आप देख सकते हो सेंस ऑफ डायरेक्शन, अगर Q इसे मैं RP, ये परपेंडिकुलर फर्स्ट है और ये परपेंडिकुलर टू, ये 2 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए, तो अगर आप देख सकते हो दोनों सेम साइड होगा तो दोनों का साइन सेम आएगा, और दोनों अगर अपोजिट साइड होगा तो साइन देखिए दोनों का अपोजिट आएगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मुझे इस लाइन के रिस्पेक्ट में, दिस लाइन के रिस्पेक्ट में RP परपेंडिकुलर निकालना है और Q का RQ परपेंडिकुलर निकालना है, और अगर इन दोनों का साइन सेम आता है तो मतलब दे आर ऑन द सेम साइड, और उन दोनों का साइन अगर अपोजिट आता है तो फिर अब देखो RP परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? P क्या दे रखा है आपको? 4,5, और लाइन क्या दे रखा है आपको? 2x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करोगे? माइनस ऑफ 2 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 5 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। और Q क्या दे रखा है? Q दे रखा है आपका 7 कॉमा माइनस 2। तो RQ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? माइनस 2 इंटू 7 प्लस 7 इंटू माइनस 2 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब देखो गौर से देखो, आपको इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप गौर से देखो दोनों की चीजें, दोनों में खास बात देखिए, ये देखिए ये सेम है, ये दोनों सेम है, तो आपको ये वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब दिस कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मतलब क्या करना है? सिंपली इस इक्वेशन में आपको ये प्लग करके वैल्यू निकालना है, बस देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसको फिर से इस इक्वेशन में डाल के चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर P और Q दोनों का सेम साइन आ रहा है तो इसका मतलब दे आर ऑन द सेम साइड, और अपोजिट साइन आ रहा है तो इस क्या स्टेप लिखना है? जस्ट प्लग P इन
इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड साइन, फाइंड साइन, जस्ट साइन, plug q in the same equation, just find sine, no need to find the magnitude, just find sine. If both sine is same, both signs are same, तो इसका मतलब क्या है, they are lying on the same side of the line. Both signs are opposite. If both signs are opposite, तो it means they are lying on the opposite side. तो ये आपको ध्यान में रखना है, बार बार इतना मेहनत नहीं करना. आइए इसी से कुछ सवाल कर लेते हैं. स्केच का सवाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. सबसे पहला है, आपको ड्रॉ करना है, कुछ मैं कर्व्स दे देता हूं, कुछ इन इक्वेशन है जो आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ. फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है, 3x plus 4y minus 5 is greater than equal to 0. पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं. मुझे ये प्लॉट करना है, 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. So I'll draw the Cartesian plane. आपने Cartesian plane ड्रॉ कर दिया. ठीक है, सिंपल है. किसी भी लाइन को ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके इंटरसेप्ट्स निकाल दो. उनके इंटरसेप्ट्स निकालना सबसे आसान होता है ना. तो अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x होता है 5/3. x क्या आता है, 5/3. तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 5/3 समवेयर हियर. ठीक है, 5/3 वुड बी समवेयर हियर. और उसको देखूं, y को देखूं तो y क्या आता है, 5/4. 5/4 इज 1 हियर, 2 हियर, तो समवेयर हियर. ठीक है, तो देखिए मैं ग्रीन से लाइन ड्रॉ कर देता हूं. ठीक, ये आपका लाइन हो गया, दिस ग्रीन लाइन. ना आपको रीजन ड्रॉ करना है. जब आप इक्वेशन देते हो तो कर्व ड्रॉ करना होता है, और जब आपको इनइक्वालिटी ड्रॉ करना होता है तो आप रीजन ड्रॉ करते हो. तो आप देख रहे हो कि 3x plus 4y greater than equal to 0, तो मतलब ये लाइन पार्ट ऑफ द गेम है. इक्वल टू 0 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम. अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता तो मैं इसको डॉटेड कर देता, इसको क्या कर देता, मैं डॉटेड बना देता. लेकिन अभी मैं इसको डॉटेड नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये एक सॉलिड लाइन है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब मुझे देखना है कि भैया ये किस साइड है, इस साइड वाला रीजन की बात कर रहा है या उस साइड वाले रीजन की बात कर रहा है. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिर्फ एक पॉइंट चेक कर देना चाहिए कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या ये वाला. तो ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है ओरिजिन, है ना. और ओरिजिन मैं इसमें प्लग कर देता हूं. इसमें मैं क्या कर देता हूं, ओरिजिन प्लग. सो 3 into 0 plus 4 into 0 minus 5 is greater than equal to 0. मतलब -5 is greater than equal to 0. Is it a true statement? No. So definitely origin is not the part of the game. तो मतलब कौन सा साइड होगा आपका आंसर, ये वाला साइड होगा आपका आंसर. So this region is your answer. तो आपको अगर कोई ये रीजन, तो ये रीजन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. समझ गए कैसे ड्रॉ करेंगे. दिस रीजन इज योर आंसर. कार्टेशियन प्लेन का ये रीजन इज 3x plus 4y minus 5 is greater than equal to 0. इसको आप जितना दूर एक्सटेंड करना चाहते हैं कर दीजिए, इसको आप जितना दूर एक्सटेंड करना कर दीजिए. इसके इधर वाला आंसर आपका हो जाएगा. दिस इज योर आंसर. ठीक है, इस तरीके से आप इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. आइए दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनइक्वालिटी का. सेकंड ड्रॉ करने को कह रहा है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर. पहले ये वाला नहीं, इससे पहले मैं एक और आसानी से बेटर दे देता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. ये वाला प्लॉट करना है. अब आपको इसको प्लॉट करने से पहले इतना समझ में आ गया होगा कि भैया ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आई एम श्योर आपको पता है क्या होता है. क्या होता है, एक सर्कल. राइट, क्या होता है, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन. रेडियस क्या होता है, 1. तो एक यूनिट सर्कल है ना. तो यूनिट सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, तो मान लो मैंने ये यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दिया. ये आपका यूनिट सर्कल है. ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. इक्वल टू 1 नहीं है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। तो क्या आपका जो सर्कल है वो पार्ट ऑफ द गेम होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आप इसको डॉटेड डॉटेड कर दो। डॉटेड का मतलब क्या है कि सर्कल इज नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, सर्कल इज नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। तो मैंने इसको डॉटेड बना दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो आई एम श्योर आपको पता है कि ये वो सारे पॉइंट बोल रहा है जो ओरिजिन से 1 यूनिट से ज्यादा की दूरी पे है, 1 यूनिट से ज्यादा की दूरी पे है, मतलब अंदर वाले पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ओरिजिन अगर आप डालिएगा तो 0 इज ग्रेटर देन 1 तो नहीं होता है, तो डेफिनेटली इट इज टॉकिंग अबाउट आउटसाइड द रीजन। तो इसका अगर आपको रीजन प्लॉट करने को बोला जाए तो आप क्या आंसर लिखोगे? आप ये रीजन ड्रॉ कर दोगे, आप सूरज बना दोगे। क्या कर दोगे? आप सूरज बना दोगे। ये सारा रीजन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सेंटर और अंदर वाली चीजें इनसाइड बची रहेगी, इट्स आउटसाइड द रीजन। तो आप ये बीच वाला सर्कल छोड़ के आपका पूरा रीजन सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। आइए तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा इक्वेशन है, इनइक्वेशन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया है। ये क्या है आपका? ये आपका सर्कल है। क्या सर्कल है आपका? जिसका सेंटर क्या है? 3,2। क्या है? 3,2। मान लीजिए 1 2 3 1 2। सो 3,2 कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एंड 1 यूनिट का सर्कल। तो जल्दी से बना देते हैं 1 यूनिट का सर्कल विद द सेंटर। तो आपने ये सेंटर लेके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर क्या है? 3,2। 3,2। रेडियस क्या है? 1 यूनिट। और ये आपसे बोल रहा है स्ट्रिक्ट लेस देन इक्वल टू 1। तो पार्ट ऑफ द सर्कल इज द गेम। अब ये इनसाइड रीजन होगा या आउटसाइड रीजन होगा? डेफिनेटली आप सेंटर को डालो, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा ये वाला रीजन, इनसाइड द सर्कल एंड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल एंड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, तो आप जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप बेसिकली इक्वल टू डाल के ग्राफ ड्रॉ कर दो, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपका जो भी रीजन डिवाइड हुआ है उस रीजन में आप एक पॉइंट टेस्ट कर लो और वो टेस्ट के हिसाब से आप अपना आंसर बता सकते हो। सिमिलरली आइए फोर्थ सवाल पे आते हैं। फोर्थ इज y is strictly greater than x square minus 3x plus 2. If you remember, it's a quadratic equation. Y is equal to x square minus 3x plus 2, which is x minus 2 into x minus 1. तो आइए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, तो अगर मैं कहूं 1 2 1 2 आर द रूट्स, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, राइट? द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक अपवर्ड पैराबोला। ये आपका एक्सिस होगा, ये आप वर्टेक्स निकाल सकते हो, दिस इज 2,0, दिस इज 1,0, और ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया 0,2। ठीक है, दिस इज योर पैराबोला। अब आपसे पूछा जा रहा है y इज strictly greater than x square minus 3x plus 2. Definitely parabola is not the part of the game. Parabola is not the part of the game. तो आप क्या कर सकते हो? डॉट डॉट बना सकते हो ना। पैराबोला इज नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रीजन होगा। अब देखो कौन सा रीजन होगा। एक रीजन ये दिख रहा है, एक रीजन ये दिख रहा है, बताइए कौन सा रीजन होगा? तो डेफिनेटली ये डाल दो, ओरिजिन डाल दो। ओरिजिन डालोगे तो क्या आएगा? y की जगह 0 चला जाएगा। 0 minus 3 into 0 plus 2. 0 is strictly greater than 2. Is it a true statement? No, it's a false statement. So origin is not the part of the game. So what would be the answer? बताइए। The answer would be this interior region of this parabola,
and parabola is not part of the game because it says strictly greater than story. It says strictly greater than story, right? This is how you sketch the inequality. Okay, let's go to the next problem. Question 54. ठीक है, आज थोड़ा लंबा क्लास है, रिलैक्स कीजिए, काफी चीजें कवर करनी है. Check whether triangle ABC lie completely inside the common region of. Check triangle ABC lie completely inside the common region of x plus 2y minus 5 is less than equal to 0 and 2x plus y minus 5 is less than equal to 0, where a is 0 comma 0, b is minus 1 comma minus 2, c is 1 comma minus 5. Now you have to see this question, that you have to check whether the triangle ABC is lying inside the common region of these two triangles, x plus 2y minus 5 is equal to 0 and 2x plus y minus 5 is less than equal to 0. तो सबसे पहले मुझे रीजन, कॉमन रीजन निकालना होगा. क्या करना होगा? कॉमन रीजन निकालना होगा. तो लेट्स से इसका कॉमन रीजन निकालते हैं. ठीक है, ग्राफ वाला पेपर ले लिया ताकि आसानी से निकले. मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूं. ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया. आपको मैं 1 यूनिट एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको 1 यूनिट दिख जाए क्लियरली. 3 ब्लॉक्स को मैं 1 यूनिट में ब्रेक कर देता हूं और अदर 2 को मैं 1 यूनिट में ब्रेक कर देता हूं. So this is 1 unit, 2 unit, 3 यूनिट. आपसे क्या कहते इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि इतने नंबर्स को इतना फोकस करके करें, लेकिन बस आपकी डायग्राम अच्छी रहे इसलिए मैं आपको ये कर रहा हूँ. आप थोड़ा सा रफ डायग्राम बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट टू ड्रॉ अ नीट डायग्राम सो दैट आपकी कैलकुलेशंस में दिक्कत ना आए. दैट इज व्हाई आई पिक द स्क्वायर ग्राफ, ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे. बट एट द सेम टाइम सिंस आपके पास टाइम की हमेशा कमी रहती है, एग्जाम में, प्रैक्टिस के टाइम में नहीं, तो एग्जाम में आप रफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आप हमेशा कोशिश करें पेशेंटली अच्छे से डायग्राम बनाने को, क्योंकि जब अगर आप अच्छे से डायग्राम बनाते हो तो गलती कम होती है. पहला इक्वेशन क्या है देखते हैं, x प्लस 2y. पहला इक्वेशन के लिए मैं ग्रीन यूज करूंगा. ग्रीन, x प्लस 2y माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0. तो डेफिनेटली इसका इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं. x इंटरसेप्ट क्या होगा? 5 होगा. तो ये पॉइंट आपका x इंटरसेप्ट हो गया. ठीक है, और y इंटरसेप्ट होगा इसका 5/2. सो ये पॉइंट हो गया. ठीक है, तो अब इसका लाइन ड्रॉ कर दो पहले, है ना. तो मैं दोनों का लाइन ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, ये एक रफ सा लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया. ये कुछ ऐसा लाइन है. नाउ यू वांट विच रीजन, देख लीजिए. लाइन इज अ पार्ट ऑफ द गेम बिकॉज इट्स लाइक लेस देन इक्वल टू 0. अगर मैं ओरिजिन डाल दूं 0 प्लस 0 माइनस 5 इज लेस देन 0, तो इट्स टॉकिंग अबाउट द रीजन वेयर ओरिजिन इज लाइंग, वेयर ओरिजिन इज लाइंग. तो अगर मैं इसको येलो से शो करूं तो ये रीजन, पहले मैं ये लाइन कंप्लीट वहां तक खत्म कर देता ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे. ठीक है,
तो मैं आपका रीजन ड्रॉ कर देता हूं। दिस येलो रीजन इज टॉकिंग अबाउट दिस येलो रीजन। आई एम श्योर ये रीजन आप निकालना जान चुके हो, ये येलो रीजन कैसे निकलता है। ठीक है, दिस इज द रीजन डिस्प्लेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं ब्लू कलर यूज कर लेता हूं। ब्लू कलर क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो x इंटरसेप्ट इस बार होगा 5/2 और y इंटरसेप्ट होगा 5, राइट। तो आप देखो, तो ब्लू रीजन से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, सॉरी, है ना। कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जस्ट अ रफ डायग्राम, डोंट वरी। ठीक है, अब इसका रीजन कौन सा है, देखिए इसका रीजन मैं ब्लू से ड्रॉ करूं तो ये वाला रीजन है, क्योंकि ओरिजिन विल सेटिस्फाई, ओरिजिन विल सेटिस्फाई। अब ब्लू और येलो का कॉमन रीजन देखिए क्या है, ब्लू और येलो का कॉमन रीजन मैं कर देता हूं रेड से। सो दिस रीजन, ये ग्रीन वाला लाइन, वन बाउंड्री है, वन ब्लू बाउंड्री इज द लाइन, दिस रीजन इज द कॉमन रीजन, है ना। अब आपने कॉमन रीजन निकालना सीख लिया, दिस इज द कॉमन रीजन। ठीक है, अब आपका ग्राफ गंदा ना हो इसलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो मैं आपका कॉमन रीजन दिखा देता हूं। सो द कॉमन रीजन इज दिस रीजन। ठीक है, दिस रीजन इज योर कॉमन रीजन। नाउ यू हैव टू चेक द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ए का और ए का कोऑर्डिनेट है 0,0, बी का है -1, -2 और सी का है 1, -5. So A would lie somewhere here, B would lie -1 से -2 somewhere here, and C would lie between 1 से -5 somewhere here. So definitely this is the triangle. This is the triangle. So if I draw it with yellow, this yellow triangle is lying completely in this region. So yes, you can say that yes, ये triangle ABC is lying inside this region. But this type of method, I'll tell you one remark, that इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप स्केच से तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब आपके पॉलीगॉन कॉन्वेक्स हो, मतलब कॉनकेव शेप के पॉलीगॉन्स के लिए ट्रू नहीं है। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक पेंटागन है और आपको 5 पॉइंट्स दिया गया है और आपको शायद यहाँ पे एक पॉइंट दिख जाए और एक पॉइंट आपको यहाँ दिख जाए, आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर ये पूरा सेम लाइन में करेगा। लेकिन अगर कॉन्वेक्स कुछ ऐसा जा रहा हो, अगर ऐसा कुछ आ रहा हो, है ना, रीजन अगर बाहर जा रहा है, कॉनकेव शेप का अगर बना रहा है, कुछ कॉनकेव शेप का बना रहा है, तो आपको बताने में दिक्कत होगा। तो इस टाइप की चीजें आप सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कॉमन रीजन ड्रॉ करना होगा उसके बाद आप चेक कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आपका आगे जो थ्योरी बन रही है वो इंटरेस्टिंग है, जिस पे आपको फोकस करना है। ये तो आसान पार्ट था, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बार बार इतना डायग्राम करके इतना लंबा टाइम तो बिता नहीं सकते। तो जो क्वेश्चन 55 है ये आपका सबसे सबसे बेसिक प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है, जो आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, line 1 and line 2 are two intersecting lines.
are two intersecting lines. P and Q are 2 points. Write the condition for which, question 1, P and Q lie on same quadrant. P and Q lie on adjacent quadrant. P and Q lie on opposite quadrant. ये सवाल बहुत ही फाउंडेशन है और IIT JEE का वन ऑफ द पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फेवरेट पोर्शन है, जहां पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, खास करके एडवांस वाले में, मेंस में भी, हायर लेवल के क्वेश्चंस में ही आ सकते हैं। तो देखिए सवाल को पहले समझना होगा। दो लाइंस हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर आप दो लाइन ड्रॉ करोगे, अगर आप दो लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपके दो लाइन हो गए, लाइन 1 एंड लाइन 2। ना ये जो दो लाइन है इंटरसेक्ट करने के वजह से आपके पास चार क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 स्टोरी ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ये जो दो लाइन है ये भी चार क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, ये सारे क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, बट वी डोंट कॉल इट क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3। ओके, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे चार पोर्शन में प्लेन को डिवाइड करते हैं। जब आप इस क्वाड्रेंट को इस क्वाड्रेंट से देखते हो, these two quadrants are called opposite quadrant to each other. These two quadrants are called opposite quadrant to each other, और these two quadrants are called opposite quadrants. आप समझ रहे हो? जब मैं कहूँ P and Q lie on opposite quadrant, तो मतलब P अगर यहाँ लाई कर रहा है तो Q यहाँ लाई कर रहा है, P अगर यहाँ लाई कर रहा है तो Q यहाँ लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? P and Q lie on the opposite quadrant. उसके अलावा सेम क्वाड्रेंट का मतलब है कि P अगर यहाँ लाई कर रहा है तो Q यहाँ लाई कर रहा है, P अगर यहाँ लाई कर रहा है तो Q यहाँ लाई कर रहा है, P अगर यहाँ लाई कर रहा है तो Q यहाँ लाई कर रहा है, P यहाँ लाई कर रहा है तो Q यहाँ लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? P and Q lie on the same quadrant. And what does adjacent quadrant mean? These two adjacent are called adjacent quadrants. मतलब P अगर यहाँ लाई कर रहा है तो Q यहाँ लाई कर सकता है या यहाँ लाई कर सकता है, तो कह सकते हैं P and Q are adjacent quadrant. अगर P यहाँ लाई कर रहा है तो Q यहाँ लाई कर सकता है या यहाँ लाई कर सकता है, आप कह सकते हो P and Q are adjacent quadrant. तो आपको ये मतलब समझ में आ गया कि P and Q are lying on same quadrant, मतलब ये दोनों एक साथ लाई कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? P and Q lie on adjacent quadrant, P और Q adjacent quadrant में लाई कर रहे हैं। और P and Q lie on opposite quadrant, मतलब अगर ये P यहाँ है तो Q यहाँ है। तो ये कहानी है और आपको इसके लिए कंडीशंस निकालने हैं, ठीक है? तो अगर आप एल्गोरिथम टेबल बनाएंगे, अगर आप टेबल बनाते हो, जैसे तो आप ये कह सकते हो, यहां पे लाइन 1 डाल दो, इस कॉलम में लाइन 1 डाल दो, इस कॉलम में लाइन 2 डाल दो, इस क्वाड्रेंट की पोजीशन डाल दो, और यहां पे P and Q का रोल बना दो। अब देखिए मैं क्या बना रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात कर रहा हूं। आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसको भूल जाओ, आप यहां पे देखो। आप कह सकते हो P and Q are lying on the same side with respect to L1. P and Q are lying on the same side with respect to L1. उसी तरीके से कह सकते हो P and Q are lying with the same side of L2 also. एक कंडीशन ये होगा। दूसरा केस हो सकता है P and Q lie on the same side of L1 but opposite side of L2. तीसरा हो सकता है P and Q lie with opposite but same with L2. एंड चौथा हो सकता है opposite.
यही चार पॉसिबिलिटीज हैं, और कोई पॉसिबिलिटीज तो हो नहीं सकती है। अगर आप P एंड Q L1 के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, फिर L2 के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, और दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे, L1 इंटरसेक्टिंग L2 कर देंगे, तो क्वाड्रेंट मिलके आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। अब आप देखोगे कि एनालिसिस इसका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आंसर सेम हो जाएगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद प्रूफ कर दूंगा। अगर P and Q lie on the same side of L1 and same side of L2, तो quadrant same lie करता है, मतलब they lie in the same quadrant. If P and Q lie on the same side of L1 but opposite side of L2, तो इसका आंसर हो जाता है adjacent. When ये केस और इस केस में कोई फर्क नहीं, आप देख सकते हो, इस केस और इस केस में कोई फर्क नहीं है, बेसिकली द रिपीटेशन ऑफ द केस है ना। L1 L2 को आप कोई इधर भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, और अपोजिट विल गिव यू अपोजिट। तो ये आंसर कैसे आया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये टेबल आपको याद आराम से हो जाएगा, इस टेबल को याद रखना दिक्कत नहीं है। आई एम श्योर अगर आपको दो लाइन के इंटरसेक्शन के क्वाड्रेंट्स की बात दी गई है और P एंड Q 2 पॉइंट्स दिया गया है, तो आपको ये टेबल हमेशा याद रहेगा कि अगर P एंड Q सेम साइड ऑफ L1 है और सेम साइड ऑफ L2 है, तो क्वाड्रेंट सेम होगा। P एंड Q सेम साइड ऑफ L1 है एंड अपोजिट साइड ऑफ L2 है, तो क्वाड्रेंट एडजेसेंट होगा। सेकंड एंड थर्ड केस इज एक्चुअली सेम केस, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो भी हम बात कर लेंगे। और जो लास्ट केस है उसमें देखिए कि अगर P एंड Q अपोजिट टू L1 है एंड P एंड Q अपोजिट टू L2 है, तो इसका मतलब क्या है, दे आर ऑन द अपोजिट क्वाड्रेंट। अब अपोजिट, और इसके तो अभी हमने देखा था कि किसी भी, आपने अभी याद करिए, हमने अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि किसी भी दो लाइन के रिस्पेक्ट में अगर P यहाँ है और Q यहाँ है, तो हमने देखा था कि ये वाला साइन और ये वाला साइन, तो हमें क्या करना था भैया, ये जो इक्वेशन है L1 का, उसमें P को प्लूट कर दो, ये जो इक्वेशन है इसे कर दो। अगर दोनों का सेम साइन आता है तो सेम साइड है, और अपोजिट साइन आता है तो अपोजिट साइड है, ये तो आपको पता है, राइट। अब आ जाते हैं, ये जो एल्गोरिथम हमने लिखा है ये कैसे लिखा। अब पहले मैं लाइन बना देता हूं आपका, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका लाइन L1 है, ठीक, और मान लीजिए ये आपका लाइन L2 है, ठीक है। ब्लू लाइन इज योर L2 एंड, ठीक है, इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, ठीक। हम पहला वाला केस लेंगे कि P एंड Q आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ L1, तो L1 का सेम साइड मान लीजिए P मैंने यहां पे रख दिया है, P मैंने यहां पे रख दिया है, तो बताइए Q मैं कहां रख सकता हूं। पहला केस, केस 1 है, P एंड Q lie on same side of L1 lie on same side of L2, है ना। ये थोड़ा एडवांस पोर्शन है, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो P एंड Q lie on the same side of L1 and P and Q lie on the same side of L2। तो अगर ये P यहां है तो Q यहां पे हो सकता है या Q यहां पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ L1। यही दो केस बन सकता है, एक केस ये हो सकता है या एक केस ये हो सकता है, राइट। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, P एंड Q lie on the same side of L2। अगर मैं ये L2 लूं, P अगर ये है, तो क्या ये केस एक्सेप्ट होगा। यहां पे क्या हो गया, P एंड Q अपोजिट डायरेक्शन चला गया, तो ये वाला केस नहीं बचेगा, तो बचा कौन सा केस, P एंड Q। तो इसका मतलब क्या है, दे आर लाइंग ऑन द सेम क्वाड्रेंट, दे आर लाइंग ऑन द सेम क्वाड्रेंट। तो आप कह सकते हो अगर P and Q lie on the same side with respect to L1 and P and Q lie on the same side of L2, then the quadrant would be same, ठीक। उसी तरीके से आपसे दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, दूसरा केस को जस्टिफाई के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे ले आता हूं, ठीक है। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, यहां पे आप कह रहे हो P and Q सेम विथ रिस्पेक्ट टू L1 बट अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू L2। तो मैंने इसको P मान लिया, तो Q यहां पे होगा या यहां पे होगा। नाउ अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू L2, तो ये क्या हो गया, ये
इस दोनों केस में P एंड Q सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू L2 हो गया है, तो ये वाला केस आउट हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये वाला केस आ गया। ये केस क्या है, एडजेसेंट। क्या है ये, एडजेसेंट। तो दूसरा वाला केस आपको समझ में आ गया कि अगर P and Q lie on the same side of L1 and opposite side of L2, तो इसका मतलब they are lying on the adjacent quadrant। या आप ऐसे कह सकते हो P and Q lying on the opposite to L1 but on the same side of L2, तो आप कह सकते हो adjacent। तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया। आखिरी स्टेप प्रूफ कर देते हैं, आखिरी केस प्रूफ कर देते हैं, अपोजिट वाला। ठीक है, ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया। P and Q lie on opposite to L1 and opposite to L2। तो पहले वाला केस पहले देख लेते, पहला वाला पार्ट देख लेते हैं। अगर P यहां पे है तो Q यहां पे हो सकता है या Q यहां पे हो सकता है, राइट। एंड इट शुड ऑल्सो लाई ऑन द अपोजिट टू L2। अगर आप इस केस को देखोगे तो ये तो P एंड Q सेम साइड हो गया, तो डेफिनेटली ये वाला केस नॉट एक्सेप्टेड। तो कौन सा वाला केस एक्सेप्ट होगा, ये वाला केस। ये कौन सा है, दिस इज अपोजिट क्वाड्रेंट। तो जब भी आपसे क्वाड्रेंट के सवाल आए तो आपको ये चीज याद रखना है, L1 L2 क्वाड्रेंट P एंड Q। तो अगर ये सेम है और ये भी सेम है तो क्वाड्रेंट सेम होगा। ये सेम है, ये अपोजिट है, या ये अपोजिट है, ये सेम है, मतलब कोई भी दोनों में से एक अपोजिट और एक सेम है, तो क्वाड्रेंट होगा एडजेसेंट। ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, तो ये होगा अपोजिट। ठीक है, तो आइए इसमें एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल एस्पेक्ट है, आप इसको कर लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। फाइंड द रेंज ऑफ M। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ M इफ M, 2M minus 3, एक पॉइंट है M, 2M minus 3 lies on opposite quadrant to 1 2 with respect to line x plus 3y plus 5 is equal to 0 and 4x minus 7y minus 2 is equal to 0। ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा थ्योरी जो अभी हमने बात की थी। देखिए क्या कह रहा है, एक पॉइंट मान लीजिए ये P है और ये पॉइंट मान लीजिए Q है। कह रहा है P इज M, 2M minus 3, जिसको आप प्लॉट नहीं कर सकते हो, बट इतना पता है कि P एक वेरिएबल में दे रखा है M, 2M minus 3 एंड Q इज लाइंग ऑन अ क्वाड्रेंट, Q इज पॉइंट 1, 2 एंड दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट क्वाड्रेंट विद रिस्पेक्ट टू दीज टू लाइन। ये दो लाइन आपको दे रखा है। तो अगर ये दो लाइन दे रखा है, लेट्स कॉल दिस एज L1, लेट्स कॉल दिस एज L2, और आपको दे रखा है दे आर लाइंग ना अपोजिट क्वाड्रेंट। तो अगर मैं लिखूं L1 L2 P एंड Q, आई एम श्योर आपको पता है अपोजिट टू L1 अपोजिट टू L2 रिजल्ट्स इन विच क्वाड्रेंट, ये वाला केस है। क्योंकि अगर अपोजिट क्वाड्रेंट पे दो पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट है और सेकंड लाइन के इसमें भी दोनों, तो इंटरसेक्शन की कहानी है। तो आपको P वेरिएबल दिया हुआ है जो कि आप साइन चेक नहीं कर सकते, लेकिन साइन ऑफ Q देख लीजिए, साइन ऑफ Q L1 है तो आप 1, 2 इसमें फीड इन कीजिए, 1, 2 इसमें फीड इन कीजिए। बताइए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जल्दी से बताइए। सारे प्लस है तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। साइन ऑफ Q आया पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू L1। 1/2 इसके रिस्पेक्ट में देखिए, लाइन 2 के रिस्पेक्ट में देखिए, 4 1 4 माइनस 14 माइनस 2, तो मतलब 4 माइनस 16, डेफिनेटली नेगेटिव आ गया, डेफिनेटली नेगेटिव आ गया। अब देखिए आपने साइन ऑफ Q तुरंत निकाल दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब बताइए साइन ऑफ P क्या होगा। डेफिनेटली साइन ऑफ Q अगर पॉजिटिव आ रहा है और L1 के अपोजिट है तो साइन ऑफ P क्या होगा, नेगेटिव।
इंटरसेक्टिंग L2 के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ Q क्या था, नेगेटिव, और कहानी अपोजिट होना है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर मैं P पॉइंट को L1 में डालूं तो इट शुड रिजल्ट इन नेगेटिव, एंड इफ माई P पॉइंट इफ आई पुट इट हियर इट शुड रिजल्ट इन पॉजिटिव। और ये दोनों केस से मेरा M निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, P को प्लेस करता हूं लाइन 1 में। लाइन 1 में क्या है, x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है, x प्लस 3y प्लस 5, इसको पुट करता हूं। सो P क्या है, m कॉमा 2m माइनस 3। तो मैंने फीड इन किया, x की जगह डाल दिया m, 3 इंटू 2m माइनस 3 प्लस 5। देखिए क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव ये था तो ये चाहिए नेगेटिव, तो मतलब क्या है, लेस देन 0। ये आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब P को जब आप दूसरे इक्वेशन में डालते हैं, दैट इज 4x माइनस 7y माइनस 2, और आप देखिए क्या आया है, नेगेटिव आया है। आपको फाइनली क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो अब आप जो फीड करोगे वो पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे 4x के बदले डाल दीजिए m, y के बदले डाल दीजिए 2m माइनस 3 और माइनस 2। ये आपका दूसरा लीनियर इक्वेशन आ गया। ये आपका इक्वेशन A है, ये आपका इन इक्वेशन B है। इन दोनों का इंटरसेक्टेंट आंसर होगा क्योंकि एंड कंडीशन पे है। तो आइए खटपट सॉल्व करते हैं। A को सॉल्व करते हैं, m प्लस 6m 7m माइनस 9 प्लस 4, माइनस 9 प्लस 4 इज माइनस 4। तो m क्या हो गया, m हैज टू बी लेस देन 4/7। एंड के साथ आता है B। B देखिए क्या है, 4m माइनस 14m दैट इज माइनस 10m, माइनस 7 इंटू 21 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो उल्टा हो जाएगा, 10m माइनस 19 इज लेस देन 0। सो m इज लेस देन 1.9 या 19/10। इन दोनों का कॉमन निकालना है। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ये 19/10 है दैट इज 1.9, 4/7 छोटा होगा, ये हो गया 4/7। दोनों क्या है, m इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4/7, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 4/7 ये वाला रीजन हो गया, और ये तो कॉमन रीजन क्या हो गया, ये वाला। सो फाइनल आंसर क्या होगा, m इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4/7 आंसर। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा if alpha minus 2 comma alpha plus 2 lies on same quadrant of 1/2 with respect to x plus 2y minus 3 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 1 is equal to 0। अगेन आप देख सकते हो, इसको P कह लो, इसको Q कह लो, इसको L1 कह लो, इसे L2 कह दो, और आपको सेम क्वाड्रेंट चाहिए। क्या चाहिए, सेम क्वाड्रेंट, L1 L2 क्वाड्रेंट सेम। आपको पता है सेम सेम, P एंड Q शुड बी सेम। अब आप देख लीजिए साइन ऑफ Q, साइन ऑफ Q निकालिए क्योंकि Q कांस्टेंट है। अब फीड इन कीजिए, x के आया 1 प्लस 2 to 4 माइनस पॉजिटिव आ गया है, इसमें पुट इन कीजिए, पॉजिटिव आ गया है। तो साइन ऑफ P, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा एंड कंडीशन में। तो मतलब ये आपको इसमें फीड इन करना है, ये आपको इसमें फीड इन करना है और पॉजिटिव डालना है। तो अल्फा माइनस 2 कॉमा अल्फा प्लस 2 है आपका P पॉइंट। लाइन 1 क्या है आपका, x प्लस 2y माइनस 3, और लाइन 2 क्या है आपका 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन A क्या बनेगा, आप डाल दीजिए x अल्फा माइनस 2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। B इक्वेशन क्या बनेगा, 2 इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस 1
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना। इक्वेशन ए सॉल्व कर लेते हैं। 3 अल्फा, 4 minus 2, 2 into 2 is 4, 4 minus 5 is -1, so alpha is greater than 1 by 3. इक्वेशन बी देख लेते हैं। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा is 5 अल्फा, -4 plus 6, 6 minus 4 2, 2 plus 3, strictly greater than 0, so alpha is -3 by 5. नंबर लाइन देखो, this is 1 by 3, this is -3 by 5, strictly greater than, so eventually this is the answer, so alpha has to be strictly greater than 1 by 3. This is going to be the range. So I'm sure ये आइडिया डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आइडिया डेवलप हो जाता है तो आंसर सॉल्व करना आसान होता है। तो अभी हमने जो भी किया है उसका रिजल्ट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज का, ये लास्ट पार्ट है, देन विल कॉल इट अ डे। ओके बच्चों, सो आज हम बात करने जाएंगे इमेज कैसे निकालते हैं। अब फिर से आपको मैंने कहा है कि अब देखो, अभी जो मैंने इसकी बात की थी, r is equal to minus of ax1 plus by1 plus c upon a cos alpha plus b sin alpha। इसको मैंने, आपको याद होगा मैंने हार्ड कहा था। इससे देखो आपने क्या क्या निकाल दिया। इससे आपने r मिनिमम निकालना सीख लिया, इससे आपने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन निकालना सीख लिया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, आपने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना सीख लिया, डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स निकालना सीख लिया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ पैरेलल लाइंस निकालना सीख लिया। फिर उसके बाद आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीख लिया। फिर उसके बाद आपने P एंड Q विथ रिस्पेक्ट टू लाइन का है वो निकालना सीख लिया, क्योंकि बस उसके बाद आपने क्या सीखा, क्वाड्रेंट एक्सप्लेन करना सीख लिया, क्वाड्रेंट विथ रिस्पेक्ट टू L1 एंड L2 आपने बताना सीख लिया। तो देख रहे हैं, दिस इज द हार्ट। अब इससे जो नेक्स्ट एस्पेक्ट निकल के आने वाला है, इमेज, इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम इमेज निकालना सीखेंगे, एंड अगेन विल बी यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट R, दैट इज साइन दिस। और ये R जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, दिस इज अ पैरामेट्रिक पैरामीटर विच इज कमिंग फ्रॉम पैरामेट्रिक लोकस, राइट, अगर आपको याद हो तो आइए इमेज निकालना सीखते हैं। तो क्वेश्चन 58 से मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन 58 है, फाइंड द इमेज ऑफ x1, y1, एक पॉइंट दे रखा है, उसका इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए, मैं जानबूझ के आपको कोई नंबर नहीं दिया, एक जनरल नंबर्स दिया, बिकॉज आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एक बार आप प्रोसेस समझ जाएंगे, रिजल्ट डेरिवेशन समझ जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। अगर आपके पास एक लाइन दे रखा है, दिस लाइन, जिसका जो मिरर है, मिरर का क्या इक्वेशन दे रखा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और मान लीजिए ये आपका पॉइंट है जिसका आपको इमेज निकालना है। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है x1, y1। तो आप प्लेन मिरर का याद होगा, आप बचपन से प्लेन मिरर का इमेज बना रहे हो, तो इमेज नॉर्मल के ठीक अपोजिट ये वाला इमेज होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होता है, आई एम श्योर आपको पता होगा। और ये 90 डिग्री है, राइट। प्लेन मिरर का इमेज आप ऐसे ही बनाते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट एट द सेम डिस्टेंस, याद होगा आपको। और वो जो लाइन ज्वाइन करेगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये लेंथ बराबर होगा, राइट। आपको इमेज निकालना है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप, ये जो आपका OI वाला लाइन है, जो ब्लू लाइन है, इस लाइन का स्लोप बोल दूं m इज tan थीटा, ठीक है। तो ये लेंथ अगर मान लीजिए r है, ये r है, तो डेफिनेटली मैं पैरामेट्रिक लोकस से इमेज कह सकता हूं x1 प्लस 2r cos थीटा एंड y1 प्लस 2r sin थीटा, राइट और रॉन्ग, आप इतना बता दो मुझे।
x1 y1 दे रखा है, मुझे इमेज निकालना है। मैंने ये देखा दिस इज r एंड दिस इज r, तो बेसिकली o और i के बीच में कितनी की दूरी है, 2r की। और मैंने उसको कह दिया, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म निकाल लूं जिसमें मैं मान लूं कि लाइन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ओ आई इसका स्लोप tan थीटा है, तो मैं पैरामेट्रिक लोकस से बता सकता हूं कि एब्सिस ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी x1 प्लस 2r cos थीटा एंड y1 प्लस 2r sin थीटा। इसमें आपको क्या क्या चीजें पता करनी है, इसमें आपको r पता करना है और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पता करनी है। ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, आपको r निकालना है और cos थीटा sin थीटा निकालना है। अब r निकालने के लिए तो आपको आई एम श्योर पता होगा डिस्टेंस वाला जो हमने r मिनिमम, दिस इज बेसिकली r मिनिमम है ना, ये आपको पता है। r यहाँ पे मैं निकाल देता हूं, r इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आ गया ये रिजल्ट? r मिनिमम ऐसे निकालते हैं क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आप ये ध्यान रखना है माइनस बाहर है, इसका ये मतलब नहीं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये रिजल्ट आपका जो इवेंचुअली इसकी वैल्यू जो आएगी वो डिसाइड करती है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। तो ये माइनस बाहर निकाल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एब्सिसा ऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट में डिस्टेंस नहीं चाहिए होता है, साइन डिस्टेंस चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि एब्सिसा इज साइन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज साइन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अभी मैं बार बार साइन डिस्टेंस पे फोकस करता हूं। तो ये r की वैल्यू क्या निकल के आई है, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डोंट बी कैजुअल विद माइनस कि भैया ये माइनस हटा देते, नहीं, यू हैव टू नो दैट ये आपका प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये जो मिरर है इसका स्लोप बताइए क्या होगा। इसका स्लोप होगा माइनस a बाई बी, राइट, राइट और रॉन्ग? माइनस a बाई बी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद अ माइनस साइन। तो सेम वे इसका स्लोप क्या होगा बताइए। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा वुड बी इक्वल टू b बाई a। tan थीटा वुड बी इक्वल टू b बाई a। ये ध्यान में रखना है। दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो यहां पे मैं दिखा देता हूं। इमेज आपके पास आ चुका है x1 प्लस 2r cos थीटा, y1 प्लस 2r sin थीटा, आपको tan थीटा पता चल चुका है b बाई a। अब आप देखिए tan थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन थीटा जब एक्यूट होता है तो tan थीटा अगर एक्यूट होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। थीटा अगर ऑब्ट्यूज होता है तो tan थीटा नेगेटिव होता है। लेकिन अगर थीटा ऑब्ट्यूज है और tan थीटा नेगेटिव है तो गलती किसकी है, साइन की या कॉस की? कॉस की गलती है। तो नेगेटिव कौन होगा? अगर tan थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा और कॉस थीटा में नेगेटिव कौन होगा? अगर थीटा एंगल ऑफ द स्लोप है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो गलती किसकी होगी? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि tan थीटा जब भी आप बोलोगे तो b हमेशा पॉजिटिव रखोगे, a पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, लेट्स से, समझ गए ना, क्योंकि a पे डिपेंड करेगा। क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, बताइए, साइन थीटा हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है तो ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव होगा, ये नहीं। ये बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूं। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है तो गलती कॉस की है, साइन की नहीं है। अभी आपने r निकाल लिया था, r क्या आया था बताइए? r आया था माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है, झटपट इसमें पुट फीड इन कर दीजिए, इसमें फीड इन कर दीजिए तो इमेज आ जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा x1 माइनस, क्योंकि r के साथ माइनस आएगा, 2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा y1 माइनस 2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b अपॉन अंडर रूट। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, इमेज इज गोइंग टू बी
x1 माइनस 2a इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, ये देखिए यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट गायब हो जाएगा और यहाँ पे ए बाहर की तरफ रहेगा और ये बन जाएगा y1 माइनस 2b इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जब भी अप्लाई करना है आपको ये ध्यान में रखना है कि ए और बी की साइन का आप गलत उपयोग ना करें, है ना, क्योंकि जो आप साइन थीटा निकाल रहे हैं या कॉस थीटा निकाल रहे हैं उसमें अगर थीटा एक्यूट है, थीटा अगर एक्यूट है तो ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो ये आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका ये रिजल्ट आराम से सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाइए। 59 में आपसे पूछ रहा है फाइंड द इमेज ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विथ रिस्पेक्ट टू 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हो कि अभी तो पॉइंट का निकालने को दिया, ये क्या दे दिया। आप इस इक्वेशन को जानते हो, इसको जानते हुए क्या है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 2,3, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का सेंटर क्या है 2,3, रेडियस क्या है 4। तो अगर ये कोई सर्कल है आपका और इसका अगर आप मिरर इमेज निकालोगे तो ऐसा ही बनेगा ना, सर्कल है तो सर्कल का मिरर इमेज सर्कल ही होगा, मोटा पतला थोड़ी हो जाएगा। जो इसका रेडियस है 4 तो यहाँ पे भी इसका रेडियस 4 होगा। क्या चेंज आएगा, ये 2,3 से इसका इमेज आ जाएगा। तो मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेंटर का इमेज चाहिए। सेंटर का इमेज मुझे मिल जाएगा तो मैं सर्कल का इक्वेशन लिख दूंगा, क्योंकि रेडियस तो चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं मिरर में देखूंगा और मैं मोटा लगने लगूंगा या पतला लगने लगूंगा। जो भी सर्कल का लेंथ है वही मिरर में दिखेगा, खास करके प्लेन मिरर में। कॉन्वेक्स कॉनकेव में शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2,3 का सेंटर क्या है 2,3 का आपको इमेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं झटपट। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सेंटर हो गया आपका 2,3, इसका मिरर इमेज निकाल देते हैं, निकाल दीजिए। ये आपका इमेज है, तो ये r तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2r cos थीटा 3 प्लस 2r sin थीटा। अब जल्दी से वैल्यू निकाल देते हैं। tan थीटा देखिए क्या होगा, इसका स्लोप देखिए क्या है -3/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। ये क्या हो जाएगा 4/3। तो tan थीटा 4/3, तो sin थीटा क्या हो गया 4/5। cos थीटा क्या हो गया 3/5। r की वैल्यू निकाल दीजिए, r क्या हो जाएगा माइनस बार रखिए, ax1 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5। अब आपके पास साइन थीटा 4/5 है, कॉस थीटा 3/5 है। ये देखिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 6 प्लस 12 प्लस 5 माइनस 23/5। ये सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे, यू विल गेट योर इमेज। इमेज जो भी आएगा उसको आप क्या लिखोगे x माइनस, मान लीजिए इमेज आपका आया अल्फा कॉमा बीटा, जो भी सॉल्व करने के बाद, तो आंसर हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम श्योर ये आप कर लोगे। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन 60। जो बच्चों को ये सब पोर्शन डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज डू नॉट थिंक कि आपसे ये नहीं होगा। यू जस्ट स्टिक टू इट, यू जस्ट स्टिक टू इट। धीरे धीरे इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, और इफ यू स्टिक टू इट आपके स्कूल के सीबीएसई एनसीईआरटी सब तो बहुत आराम से हैंडल हो जाएगा और आप कंपटीशन के पार्ट रहोगे। चाहे आपको बिट सेट में जाना हो, जेईई मेंस में जाना हो, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो ये डोंट गेट बॉग डाउन कि सर क्या करा रहे हैं। इट्स लाइक लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल ट्रिकी, बट यू हैव टू स्टिक टू इट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, है ना। अब आपको देखना है फाइंड द इमेज ऑफ, और इमेज वाले सवाल डेफिनेटली जेईई मेंस में आते हैं, बिट सेट में आते हैं, तो यू कैन नॉट बी कैजुअल, राइट।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होगे कि सर अभी तो आपने पॉइंट से निकालना सीखा था, चलो सर्कल में, तो ये तो पैराबोला का कैसे इमेज निकालूं? सर अगर क्या कहते हैं, आप कहोगे कि ये पैराबोला है और मिरर ये है, तो सर ये पैराबोला का इक्वेशन लिखना तो इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, राइट? ऑफ कोर्स। अब इसका पैराबोला का एक्सिस निकाल लो, फिर ये पॉइंट निकालो, फिर ये पॉइंट निकालो, फिर ये चीज करो, तो बहुत मुश्किल चीज हो गई है ना। फिर से उसके बाद वर्टेक्स आएगा, एक्सिस आएगा, फिर इक्वेशन लिखो, तो इट वुड बी अ हेल लॉट ऑफ चैलेंजिंग थिंग। लेकिन आपको याद होगा कि हमने पैरामेट्रिक लोकस पढ़ रखा है। पैरामेट्रिक लोकस याद होगा, जो हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरामेट्रिक लोकस अगर इसका लिखना चाहें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका पॉइंट कोई भी मैं लूं तो क्या हो जाएगा, t कॉमा टी स्क्वायर प्लस 1। क्या हो जाएगा, t कॉमा टी स्क्वायर प्लस 1। और मैं इसका मिरर इमेज निकाल दूंगा t के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ t के टर्म्स में इनका मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। और जब t के टर्म्स में इसका मिरर इमेज निकल के आ जाएगा, इसमें फिर मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा पैरामीटर, एलिमिनेट द पैरामीटर, एलिमिनेट करोगे पैरामीटर, यू विल गेट द रिजल्टेंट पैराबोला। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको किसी कर्व का इमेज निकालना है, किसी कर्व का इमेज निकालना है, सर्कल में तो आसान है कि सेंटर का इमेज निकाल देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा ही कर्व है, तो आप क्या करो, उसको पैरामेट्रिक लोकस में बदलो और पैरामेट्रिक लोकस का इमेज ले लो, और पैरामेट्रिक लोकस का जो इमेज आएगा वो पैरामेट्रिक लोकस आएगा, उसको फिर अलजेब्रिक लोकस में कन्वर्ट कर दो। देखो कैसे। तो अब जैसे कि आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी दे रखा है, क्या, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप एक पॉइंट ले लो, पैरामेट्रिक लोकस क्या ले लो, x t कॉमा टी स्क्वायर प्लस 1, और इसका आप मिरर इमेज निकाल लो। ठीक है, तो ये r हो गया, ये r हो गया, तो ये बन गया t प्लस 2r कॉस अल्फा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r साइन अल्फा। अब देखिए r क्या होगा, r माइनस ऑफ x के बदले t डाल दो, y के बदले टी स्क्वायर प्लस 1 डाल दो, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 2, राइट। इसमें देखो एंगल क्या है, इसका स्लोप होगा -1, तो इसका स्लोप होगा tan अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो साइन 45 हो गया, tan अल्फा 1 है तो साइन अल्फा क्या हो गया 1/√2, कॉस अल्फा क्या हो गया 1/√2। तो जल्दी फीड कर देते हैं, तो इमेज का पॉइंट निकाल देते हैं, इमेज का एब्सिस पहले निकाल देते हैं, t प्लस 2 इंटू आर, देखिए क्या आया, 1 से 1 कैंसिल, माइनस ऑफ t प्लस टी स्क्वायर बाई√2 इंटू कॉस अल्फा क्या है 1/√2 इंटू 1/√2, कॉमा ऑर्डिनेट क्या आया, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाई√2 इंटू साइन अल्फा क्या है 1/√2। ये अब देखो क्या हो जाएगा, √2 बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा, तो बन जाएगा t माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, कॉमा ये √2 ये कट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या बन गया टी स्क्वायर, ये क्या बन गया 1 माइनस टी। तो x इज टी स्क्वायर, y इज 1 माइनस टी, so t is basically 1 minus y, t is basically 1 minus y, eliminate कर दो, तो x is equal to 1 minus y का whole square, so this is a parabola answer। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आज 60th सवाल पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद दिस, इससे हम आइडिया बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर को खत्म करने के बाद आपका 1-2 लेक्चर्स और लेंगे, और 2 लेक्चर्स में आपका 10th लेक्चर तक आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर आप पकड़ लोगे कॉन्सेप्ट तो समझ जाओगे। तो जल्दी से मैं फिर से आज का कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, जो ध्यान में रखने वाली बात थी, आपको साइन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट निकाल के आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था। उसके बाद आपने स्केच करना सीखा था रीजन को, कि कहां पे कौन सा पॉइंट लाई करता है। उसके बाद आपने क्वाड्रेंट की एनालिसिस की थी कि कब
पी क्यू दो लाइन के क्वाड्रेंट्स के सेम क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, अपोजिट में लाई करेगा या एडजेसेंट में लाई करेगा। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम किए थे उसको समझने के लिए, और आज हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज निकालना वो सीखा है। आप 3D में भी इमेज निकालोगे जब आप 12th में जाओगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, लेकिन मैं श्योर हूं आप एक बार से फिर से रिवाइंड करके देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी जहां पे आपको दिक्कत हुई है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।